जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय अर्धचालक को। और यहां पर बेटा हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं अर्धचालकों के प्रकार। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ बेटा नीट या जेडबलई मेंस में इससे कोई थ्योरेटिकल प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझें। हम छोटी से छोटी चीज को भी यहां पर अपने नोट्स में नोट करते चले जाएंगे, तो आप गारंटी मानिए आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर बेटा मैं बात कर रहा हूं अर्धचालकों के प्रकार की। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके आंतर, या इन्हें हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक, या बेटा इन्हें हम कहते हैं निज अर्धचालक। क्या? निज अर्धचालक या आंतर अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। और दूसरे होते हैं मिश्रित अर्धचालक या बेटा बाह्य अर्धचालक। तो जो निज या आंतर अर्धचालक है इनकी खासियत क्या होती है, पहले तो हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो बेटा कुछ अर्धचालक ऐसे होते हैं जो पैदाइशी अर्धचालक है, मतलब अपनी शुद्ध अवस्था में ही अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं शुद्ध अर्धचालक या बेटा निज अर्धचालक या आंतर अर्धचालक। यानी कि अर्धचालक होना इनका आंतरिक गुण होता है। इन्हें अर्धचालक की तरह व्यवहार करने के लिए किसी अशुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, बिना कोई अशुद्धि मिलाए। हम जो अर्धचालक बनाते हैं बेटा, जो अर्धचालक का उपयोग करते हैं, वे होते हैं कि हमारे निज अर्धचालक या आंतर अर्धचालक, या बच्चों कभी कभी इसे हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। जबकि दूसरे होते हैं आपके मिश्रित या बेटा बाह्य अर्धचालक। नाम से ही समझ में आ रहा है बाह्य या मिश्रित, मतलब बेटा कि जब किसी निज अर्धचालक में यानी कि किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, तो उससे जो अर्धचालक प्राप्त होते हैं वे कहलाते हैं आपके मिश्रित या बाह्य अर्धचालक। तो चलिए एक एक करके हम दोनों को डिटेल में समझते हैं। अर्धचालकों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं बेटा, निज अर्धचालक या आंतर अर्धचालक। दूसरा होता है बाह्य या मिश्रित अर्धचालक। तो चलिए देखते हैं पहला हम, जिसे हमने बोला क्या, निज या आंतर अर्धचालक। तो बच्चों निज बोले मतलब कि ये इनका निजी स्वभाव है, मतलब इन्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं है, अशुद्धि मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंतर अर्धचालक मतलब कि अर्धचालक होना इनका आंतरिक गुण है, इन्हें किसी बाहरी अशुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा कुछ छोटी मोटी बातें देखते हैं इनके बारे में। ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं, इनमें कोई अशुद्धि मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। चलिए तो इनके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं, डिटेल में हम सारी चीजें समझते हैं एक एक करके, ताकि इनके बारे में हमें और भी जानकारी प्राप्त हो। सबसे पहली बात बच्चों, इनके उदाहरण की अगर हम करें, तो उदाहरण में आपके जो आवर्त सारणी है उसमें समूह 14 के जो तत्व हैं, समूह 14 के तत्व मतलब बेटा कार्बन परिवार जो होता है, यानी कि कार्बन है उसमें, और सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। लेकिन यहां पर हमें सारे तत्व नहीं ले सकते, केवल हम खास तौर पे सिलिकॉन को लेते हैं और जर्मेनियम को लेते हैं। इसके अलावा कोई अर्धचालक नहीं होता है। तो आप ध्यान रखें बेटा, समूह 14 के तत्व ही आपके निज अर्धचालक हैं या आंतर अर्धचालक हैं, जैसे उदाहरण सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब बच्चों कार्बन क्यों नहीं है, वो भी तो इसी समूह का तत्व है, ये बात मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जब हम निज अर्धचालक की बात करते हैं, तो आखिर इसमें क्या होता है, क्यों ये अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है, चलिए देखते हैं। जैसे बेटा मान के चलो आपके पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन में बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता मुझे? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है? 14। कार्बन का होता है 6 और 8 जोड़े तो 14। विन्यास क्या होगा बच्चों? 2 8 4। इसी तरह से जर्मेनियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 32 है ना, 18 और जोड़ दिया मैंने, तो 14 और 18 होगा कितना? 32। विन्यास करेंगे तो 2 8 18, तो ये हो गए बेटा, और साथ में फिर 4, ये हो गया दोनों का विन्यास। तो इनका विन्यास जब हम करते हैं तो बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है,
यानी कि अगर ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहे तो इन्हें 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और ये किसी दूसरे परमाणुओं से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो क्योंकि बेटा इनके बाह्यकोश में 4-4 इलेक्ट्रॉन है और इन्हें अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसीलिए इन्हें हम और क्या कहते हैं, चतुःसंयोजी तत्व। तो ध्यान रखना बच्चों, या तो आप बोल सकते हो कि समूह 14 के तत्व जो होते हैं वे निज अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं कि चतुःसंयोजी तत्व। चतुःसंयोजी तत्व किसकी तरह बेटा, निज अर्धचालक या आंतर अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो सिलिकॉन का एक परमाणु है, ऐसे ही बेटा अगर इसके क्रिस्टल में देखेंगे तो दूसरा परमाणु मान लो यहां कहीं है, इसमें भी इसके पास भी अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अब ऐसे आसपास बहुत सारे सिलिकॉन के परमाणु हैं और हर एक सिलिकॉन का परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन रखता है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन रखता है और अष्टक पूर्ण करने के लिए दूसरे परमाणुओं से साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बना के इस तरह से रहता है। ठीक है, मान लो यहां भी ये बंध है, आगे भी और सिलिकॉन के परमाणु हैं जिनसे ये सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। इस तरह का होता है सिलिकॉन का क्रिस्टल। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, अगर हम बात करें 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन, ओके नहीं लिखा बेटा, ये 0 केल्विन लिखा है, 0 केल्विन ताप पर क्या होगा, तो सर 0 केल्विन ताप होगा तो इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तो कोई ऊष्मीय प्रक्षोभ नहीं होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो पाएगा, बंध टूट नहीं पाएंगे। तो 0 केल्विन ताप पर ऊष्मीय प्रक्षोभ ना होने के कारण, ऊष्मीय प्रक्षोभ ना होने के कारण क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं बढ़ती है, होने के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं बढ़ती है, यानी कि बेटा जितनी ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की उतनी ही रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी बेटा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएगा, अतः इलेक्ट्रॉन कहां नहीं जा पाता है, संयोजी बैंड से, संयोजी बैंड से कहां नहीं जा पाता है बेटा, चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाता है, चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जाएगा तो क्या होगा बेटा, चालन बैंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे, ठीक है, जिसके कारण चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या जिसे हम कह सकते हैं बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी रहेगी, अभी 0। और जब बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो इस समय धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि इसकी चालकता भी अभी कितनी होगी बेटा, 0। चालकता 0 है मतलब अभी ये धारा प्रवाहित नहीं कर रहा है, अर्थात ये अभी कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। तो हमें एक अच्छी बात ये पता चलती है कि 0 केल्विन ताप पर एक शुद्ध अर्धचालक या बेटा आंतर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि चालकता 0 है, इसका मतलब मेरे बच्चे बता सकते हैं अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करेगा बेटा, एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, अर्थात इसमें से धारा प्रवाहित अभी नहीं होती है, यानी कि एक निज अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर कुचालक होता है बेटा। ठीक है, बढ़िया है। अब लेकिन
लेकिन मान के चलिए ताप हुआ कुछ 0 केल्विन से ज्यादा। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कि यदि, देखिए 0 केल्विन तो जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ने लिखने में ही ठीक है, 0 केल्विन का कोई भौतिक महत्व नहीं है, 0 केल्विन ताप होना संभव ही नहीं है। 0 केल्विन का मतलब बेटा -273 केल्विन। तो क्योंकि ये व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, तो इसीलिए ताप तो हमेशा ही बेटा क्या रहेगा, 0 केल्विन से ज्यादा रहेगा। और जब ताप 0 केल्विन से ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों में बेटा, इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों में, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों में ऊष्मीय प्रक्षोभ आएगा। ऊष्मीय प्रक्षोभ मतलब उसकी ऊर्जा बढ़ेगी बेटा, ऊर्जा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, ये वहां से ये जो सह संयोजी बंध है ये टूटेंगे। ये सह संयोजी बंध जब टूटेगा तो बंध टूटने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन था बच्चों, ये अपनी जगह छोड़ के बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि ऊष्मीय प्रक्षोभ हुए जिससे बंध टूटे, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के उच्च ऊर्जा स्तर में, मतलब कि बच्चों चालन बैंड में चला गया। कहां चला गया बेटा? ये चालन बैंड में। और इस तरह से चालन बैंड में जब ये चला गया तो वहां मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब बेटा ये अपनी जगह से चला गया, कहां से गया था? ये संयोजी बैंड से। तो संयोजी बैंड में बेटा क्या बन गया? एक, इसकी चले जाने से ये चला गया तो इसकी जगह खाली हो गई, और जब खाली जगह हो गई बेटा तो यहां पर ये बन गया क्या? होल। होल बन गया कहां पर बेटा? संयोजी बैंड में। संयोजी बैंड में क्या बन गया बच्चों? होल बन गया एक, है ना। तो हम कह सकते हैं ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा होल के युग्म की उत्पत्ति होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, सॉरी बेटा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बोलो, या अब आप केवल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये बात भी हम लिखते हैं। यदि ताप 0 केल्विन से अधिक हो तो क्या होगा बेटा? ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण, ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। अब कितनी बढ़ती है बेटा? एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा में है, अगर आपको लगे तो ध्यान रख सकते हैं। ये जो ऊर्जा E बराबर है, ये केटी हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चों? केटी। के मतलब है यहां पर बोल्ट्जमैन नियतांक। क्या है बच्चों? बोल्ट्जमैन नियतांक। तो ये ऊर्जा हो जाती है कितनी? केटी। और जब ये ऊर्जा केटी के बराबर या इससे ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बेटा? ये जाएगा संयोजी बैंड से, संयोजी बैंड से कूदकर। कहां चला जाएगा बेटा? संयोजी बैंड से कूदकर ये जाएगा चालन बैंड में। चालन बैंड में प्रवेश, चालन बैंड में प्रवेश करता है या कूद जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा देखते हैं बेटा। प्रवेश किया तो इसके कारण क्या हुआ बेटा? अर्थात स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, केवल स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं आया, साथ में एक होल भी बना। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होल युग्म, युग्म मतलब बोल रहे हैं बेटा जोड़ा। एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होल, मतलब बेटा एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होल का मतलब होता है यहां पर कि एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, अब अगर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आया तो एक होल बनेगा,
100 स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आए तो 100 होल बनेंगे, 1 करोड़ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन आए तो 1 करोड़ होल बनेंगे। कहने का मतलब कि बेटा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या बराबर होती है। समझ गए ना? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या और बेटा होल की संख्या आपस में बराबर होती है। इसको हम एक बार बैंड आरेख से भी देखते हैं, फिर कुछ और बातें करेंगे। हमने जैसा कि बेटा इसके पहले के लेक्चर में बैंड आरेख बना बना के देखे थे बहुत सारे, और उनमें हमने समझा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है और उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन जब एक अर्धचालक होता है तो ये रहा आपका संयोजी बैंड, ये रहा बच्चों क्या, संयोजी बैंड, और जबकि उच्च ऊर्जा वाला क्या है आपका, चालन बैंड। तो होता क्या है बच्चों, संयोजी बैंड और चालन बैंड में क्या होता है, ऊर्जा का एक अंतर होता है। संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा और चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा के बीच में ये जो अंतर है बेटा, इसे हमने नाम दिया था वर्जित ऊर्जा अंतराल, और डेल्टा ईजी, यह बेटा केवल ईजी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है अलग अलग अर्धचालकों के लिए अलग अलग होता है। जैसे बच्चों अगर हमारे पास है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होगा क्या होगा बेटा, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि अगर आपके पास जर्मेनियम होता तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये होता बेटा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में से ज्यादा अच्छा अर्धचालक कौन है, तो क्या बोलोगे बेटा, कि जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होगा वो अच्छा अर्धचालक होगा। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं बेटा हम, जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी कम है वो कैसा होगा बेटा, अच्छा अर्धचालक होगा। तो इससे आप बिल्कुल लिख सकते हैं ये बात कि सिलिकॉन से अच्छा अर्धचालक कौन है, जर्मेनियम। ठीक है बेटा, जर्मेनियम सिलिकॉन की तुलना में अच्छा अर्धचालक है क्योंकि इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होता है, यानी कि थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करके ही इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूद जाते हैं। ठीक है बेटा, अब होता क्या है, हमने बोला कि यहां इलेक्ट्रॉन थे, मान लो बेटा यहां पर थे कुछ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो थे, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है बेटा, ये बात तो आपको पता ही होगी, ये इलेक्ट्रॉन थे। अब जब ताप 0 केल्विन से अधिक हुआ, 0 केल्विन से अधिक हुआ, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में ऊष्मीय प्रक्षोभ से ऊर्जा बढ़ गई बेटा। ऊर्जा बढ़ जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब कूद के इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन अब कूद के इधर आ गया। इससे क्या हुआ, इससे बच्चों अपनी इसकी खुद की जो जगह थी वो खाली हो गई। तो देखिए इससे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आया बेटा, इसको हम नाम दे रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, या बेटा इसी को हमने नाम दिया था चालन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या इसी को कह सकते हैं बच्चों हम चालन इलेक्ट्रॉन। और जबकि ये क्या बन गया बेटा, ये तो बन गया सर होल। तो इस प्रकार से देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कूदकर चालन बैंड में जाता है तो चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, या बेटा केवल अब आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऊर्जा मिलने पर बेटा 2 4 10 कितने भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यानी कि यहां पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, होल की संख्या भी बढ़ेगी और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जितने जिम्मेदार स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है उतने ही जिम्मेदार बेटा होल होते हैं। हम क्या बोलेंगे, अर्धचालकों में, अर्धचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, या बेटा चालकता के लिए भी लिख सकते थे आप, बात एक ही है, होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है बेटा,
स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यानी कि चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन भी आप लिख सकते हो, तथा होल दोनों जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले के लेक्चर में भी बता रखा हूं बेटा, एक बार दोबारा बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बार सोचते हैं बच्चे कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तो जिम्मेदार है, होल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़िया, इतनी बात हमने कर ली। अब यहां पर एक बात और, मैं एक दो बेटा परिभाषाएं टाइप की देखते हैं हम। होता क्या है, एक दो बातें हैं, जैसे एक टर्म है यहां पर इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व। स्वतंत्र या बेटा मुक्त भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व या मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को बच्चों हम Ne लिखा करेंगे। और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व, घनत्व मतलब एकांक आयतन में। अब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या, सिंपल है ना बेटा, क्या बोलेंगे हम, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब एकांक आयतन में, एकांक आयतन में किसकी संख्या बच्चों, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है बेटा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व कहलाती है। इसका सूत्र अगर हम लिखना चाहें, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व Ne बराबर क्या होगा, ऊपर लिखेंगे बेटा हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या, और बटे में क्या जाएगा बेटा, आयतन। ठीक है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे आयतन। अब जैसे हमने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व को परिभाषित किया, इसी तरह से बच्चों एक और बात हम लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं होल घनत्व। होल घनत्व क्या होता है, जैसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व है वैसे ही होल घनत्व होगा, मतलब एकांक आयतन में, एकांक आयतन में किसकी संख्या बच्चों, होलों की संख्या। एकांक आयतन में होलों की संख्या क्या कहलाती है, होल घनत्व। और जो होल घनत्व है इसे बेटा हम NH से प्रदर्शित करेंगे। सूत्र अगर लिखना है तो बड़े आराम से लिख लेंगे, NH बराबर क्या बनेगा इस बार, होलों की संख्या, होलों की संख्या बटे आयतन। तो बड़े आराम आराम से आप एक एक चीज को समझिए, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे बेटा, अपन छोटी छोटी बातें कर रहे हैं जो हमारे बहुत काम पड़ते रहेंगी आगे चल के, है ना। हम डेरिवेशन वगैरह भी करेंगे, वहां पर ये भी काम पड़ेगा। अब एक जो निज अर्धचालक होता है बेटा, निज या आंतर अर्धचालक में, निज अर्धचालक में, अर्धचालक में अभी अभी मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के जाने से एक होल बनता है, 100 इलेक्ट्रॉन के जाने से 100 होल बनेगा। कहने का मतलब है बेटा कि जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये बराबर होगा होल घनत्व के। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व के बराबर होगा बच्चों, और इसे हम लिखेंगे Ni। इसे हम आज से Ni भी लिखा करेंगे। ये जो Ni है इसे हम नाम देते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं स्वतंत्र आवेश घनत्व, या बेटा इसे हम बोलेंगे आंतरिक, आंतर अर्धचालक है ना, तो आंतर आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। ये बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो आज से इसे हम बोलेंगे आंतर सांद्रण या सांद्रता। आप चाहो तो सांद्रता लिखो, सांद्रण लिखो, बात एक ही बेटा। तो Ni का मतलब होगा आंतर सांद्रण, क्योंकि ये आंतर अर्धचालकों के लिए बात चल रही है। तो आंतर अर्धचालक में Ne बराबर होता है NH और ये Ni के बराबर होता है। एक और बात बेटा, जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान सक्रियता नियम, सक्रियता नियम। और बेटा ये नियम कहता है कि जो NH है और Ne है ये निज अर्धचालक में तो बराबर है, लेकिन बेटा आगे चल के हम देखेंगे कि मिश्रित अर्धचालक में ये बराबर नहीं होंगे।
हाँ, लेकिन ये तो पक्का रहेगा चाहे कोई सा भी अर्धचालक हो तो बेटा एन आई का वर्ग बराबर होगा एन ई का वर्ग, एन ई गुणित एन एच के। समझना आप, इसमें तो अभी बहुत आसान बात है कि दोनों ही जब बराबर है, इसकी जगह भी मैं एन आई रख दूं, इसकी जगह भी मैं एन आई रख दूं, तो बेटा एन आई गुणित एन आई का वर्ग आ जाएगा। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक में कि एनई और एनएच अलग अलग रहेंगे, लेकिन बेटा इनका गुणनफल तो इतना ही आएगा चाहे कोई भी अर्धचालक हो। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये केवल मैं निज अर्धचालक के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात सभी अर्धचालकों के लिए है। ठीक है, अब सभी अर्धचालकों के लिए ये हमने लिख दिया। अब ये जो एन आई है इसे हम निकाल सकते हैं बेटा, इसका एक सूत्र मैं आपको बताता हूं। एन आई का एक सूत्र है, याद करना हो तो कर लेना बेटा, नहीं भी करोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन हो सकता है कभी नीट वगैरह में या बेटा हो सकता है बोर्ड परीक्षा में भी एमसीक्यू के रूप में सूत्र को ही पूछ लिया जाए। तो क्या होगा, ये होगा ए मतलब यहां पर कोई स्थिरांक हमने लिया, और साथ में होगा बच्चों इनटू, इसके बाद होगा आपका क्या आएगा यहां पर ए और ई की पावर माइनस ईजी अपॉन 2kT, और साथ में बेटा टी की पावर 3/2। ये अपना निकलेगा एक सूत्र, जिसे हमें क्या कर लेना है, याद कर लेना है बेटा। ठीक है ना, सॉरी ये माइनस नहीं बेटा, यहां पर प्लस आएगा। ईजी लिख लो या चाहो तो बच्चों डेल्टा ईजी लिख लो, बात एक ही होगी। तो ये एक सूत्र है जिससे हम एन आई का मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा, हम आंतर आवेश घनत्व या आंतर सांद्रण या आंतर सांद्रता। तो ये एक सूत्र है। यहां पर मैं आपको बता दूं, ए क्या है बच्चों, एक नियतांक है, इसका कोई खास आपको उपयोग नहीं आएगा, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट है, देखो टी तो ताप है, ईजी हमें पता है क्या है बेटा, ये है वर्जित ऊर्जा अंतराल। के यहां पर क्या है बेटा, के की अगर बात करूं मैं तो इसको यहां बोलते हैं हम बोल्ट्जमैन स्थिरांक। क्या होता है बेटा, ये बोल्ट्जमैन स्थिरांक। और टी का मतलब है ताप, और जो कि किस इकाई में होना चाहिए बेटा, केल्विन में। ठीक है, तो इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि टी का मतलब यहां क्या हुआ, ताप हुआ, और जिसे हम काय में लिख रहे हैं, केल्विन में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। चलिए, कुल मिलाकर के हमें यह समझ में आया कि जब कोई निज अर्धचालक होगा तो उसमें जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, जैसे जैसे बेटा हम ताप को क्या करेंगे बच्चों, बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ऊष्मीय प्रक्षोभ बढ़ेगा, उससे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। और साथ ही साथ बेटा जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो होल का घनत्व भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि होल तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होगा। तो दोनों चीजें जब बढ़ेंगी और दोनों ही चालकता के लिए जिम्मेदार है, इसका पक्का मतलब है बेटा क्या होगा, चालकता भी बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने ये बात यहां बताई कि भैया कैसे ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख सकते हो, या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा होल घनत्व या होलों की संख्या बढ़ती है, जिससे चालकता भी बढ़ती है। बढ़िया है बेटा। चलिए और छोटी मोटी एक दो बातें करते हैं, फिर अगले प्रकार पे आते हैं। मान के चलो ये मेरे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, अभी अभी मैंने आपको बताया इसमें हर एक सिलिकॉन 4 अलग अलग सिलिकॉन के परमाणुओं से क्या बना के बैठा हुआ है बेटा, सहसंयोजी बंध। और इसमें ये जो सहसंयोजी बंध है ऊष्मीय प्रक्षोभ से टूटते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा पाता है। यानी कि एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि निज अर्धचालक में चालकता का कारण या तो आप बोल दो इलेक्ट्रॉन होल उत्पत्ति है, या बेटा आप बोल दो सहसंयोजी बंध का टूटना है। दोनों बातों का एक ही मतलब है। चलिए
अब इस तरह का मान लो कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है और ढेर सारे परमाणु, ठीक है बेटा। हमने क्या बोले कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से गया, कहां गया सर? ऊर्जा प्राप्त करके संयोजी बैंड से चालन बैंड में गया, बिल्कुल गया इधर। अब ऐसा नहीं होता है बेटा कि गया तो हमेशा के लिए गया, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब गया तो एक होल यहां बन गया। जब ये इलेक्ट्रॉन गया बच्चों तो यहां क्या बन गया? होल बन गया, ठीक है। अब इस होल में उसी समय या तो यही इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेटा जरूरी नहीं है यही, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो पहले से जा चुका था वो हो सकता है होल में आ जाए। मतलब कि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके चालन बैंड में जाते हैं। देखिए बेटा यहां से और समझ में आएगा आपको कि संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके कहां जाते हैं बेटा? चालन बैंड में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से गया चालन बैंड में, तो जब इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा तो यहां पर बन गया बच्चों होल। अब उसी समय कोई और इलेक्ट्रॉन या यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? वापस भी तो आएगा, वापस भी तो आएगा। और जब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। हिंदी में बच्चों इसको हम बोलेंगे पुनर्संयोजन। क्या बोलेंगे बेटा? पुनर्संयोजन। पुनर्संयोजन मतलब इलेक्ट्रॉन का वापस आना। मतलब बेटा इसमें चल क्या रहा है? इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहां बेटा? चालन बैंड में। यानी हम अब ऐसा ना बोले इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हम बस इतना बोल दें कि इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति होती है जब जाता है तो, और जब आता है तो पुनर्संयोजन होता है। मतलब ये चलते रहता है, इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति भी होते रहती है, पुनर्संयोजन भी होते रहता है, इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति भी रहती है और पुनर्संयोजन भी होते रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते भी हैं और वापस आते, जाते आते रहते, जाते आते रहते और धारा प्रवाहित करते रहते। अब देख बेटा, जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में गया तो सर उसने कुछ ना कुछ ऊर्जा लिया, और जब वापस आया तो उतनी ही ऊर्जा दिया। जितनी ऊर्जा लिया उतनी ही दे दिया। मतलब बेटा यहां पर आ गया ऊष्मीय साम्य। तो एक बात और ये आप ध्यान रखें कि एक समय के बाद, ऐसा नहीं बेटा शुरुआत में तो पहला इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा गया, कुछ एक जाएंगे, उसके बाद पुनर्संयोजन होने लगेगा। शुरू में तो केवल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति होगी, लेकिन फिर बाद में बच्चों पुनर्संयोजन होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये जो अर्धचालक है ये ऊष्मीय साम्य में आ चुका है। अब हमें इसे अलग से ऊर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिना बाहर से ऊर्जा दिए विद्युत धारा प्रवाहित करते रहेगा। ठीक है बेटा, आती बात समझ में? तो ये सारी बातें मैंने आपको किसके बारे में बताया बेटा? एक निज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक के बारे में। चलिए फिर दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? बाह्य या मिश्रित अर्धचालक। थोड़ी बहुत थ्योरी बेटा लिखने में समय लगता है, आप भी बोर होते हो थोड़ा, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत लिख के रख लिया हूं। बाकी बोर हो चाहे कुछ हो बेटा, पढ़ाई अगर करते हैं तो हमें ध्यान से पढ़ना तो पड़ेगा। अगर मैं सारी बातें ऐसे लिख के ले आऊं और समझाऊं तो आपको क्या ही, आप बोलोगे यार सर हम किताब से खुद ही लिख ले रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि साथ साथ में लिखो तो फील भी आता है, मजा भी आता है। बस थोड़ा बोर तो होते हैं बेटा, क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं बाह्य अर्धचालक या मिश्रित अर्धचालक। नाम से समझ में आ रहा है बेटा, मिश्रित। मिश्रित करने का मतलब है कि आपके पास कोई निज अर्धचालक था, उस निज अर्धचालक में आपने कोई अशुद्धि मिलाए, तो उससे जिस अर्धचालक का निर्माण हुआ, जो अर्धचालक प्राप्त हुआ, वो कहलाता है बाह्य अर्धचालक या बच्चों मिश्रित अर्धचालक। तो ये देखते हैं हम पहले, निज अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने पर बाह्य अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अब बेटा दूसरी बात, निज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने का जो प्रोसेस है, जो बेटा प्रक्रम है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में डोपिंग। कभी कभी बेटा हिंदी में भी डोपिंग लिख देता है, इसलिए मैंने बताया कि इसका हिंदी नाम भी याद रखना है और अंग्रेजी नाम भी याद रखना है। अंग्रेजी में बोलेंगे डोपिंग और बेटा हिंदी में बोलेंगे अपन क्या? अपमिश्रण। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी निज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रम को या प्रक्रिया को हम डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं।
और जब बच्चों हम किसी निज अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिलाते हैं, इससे उसकी चालकता हजारों गुना बढ़ जाती है। इससे बढ़ जाती, यही हम समझना चाह रहे हैं। पहले तो हम थ्योरी थोड़ी देख लें। निज अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया अपमिश्रण कहलाती है। इसको बेटा कोष्टक में आप लिख ही लें ये बात, नहीं तो कई बार क्या बताया मैंने, आपने भी सुना और रह ही गई वो, तो आप नोट्स में भी नोट करें, है ना। डोपिंग कहलाती है। अपमिश्रण से यानी कि बेटा डोपिंग से निज अर्धचालकों की चालकता हजारों गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है ये तो मैं आगे चल के बताने ही वाला हूं। अब मिश्रित अर्धचालक बनाने के लिए निज अर्धचालकों में मिलाई गई अशुद्धि में निम्न गुण होना चाहिए। मतलब ऐसे है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, मिश्रित अर्धचालक बनाने के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, हम उसमें कोई निज अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला रहे हैं। अब जो अशुद्धि क्या कुछ भी मिला दे, ऐसे थोड़ी बेटा कुछ भी मिला दोगे, कोई खास चीज मिलाना चाहिए। ऐसे तत्व मिलाना है हमें निज अर्धचालक, यानी कि जो हमारे समूह 14 के तत्व हैं, यानी कि बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, उनमें ऐसे तत्व मिलाना है जिनके परमाणुओं का आकार लगभग इनके समान हो, ताकि ये परमाणु, मतलब जैसे सिलिकॉन का परमाणु, उसको हटा के जो अशुद्धि मिला है उसका परमाणु उसको विस्थापित कर सके, यानी उसकी जगह में बैठ सके। अगर आकार बहुत अंतर रहा बेटा, एक का परमाणु बहुत बड़ा रहा, एक का छोटा, तो वो वहां फिक्स बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए आकार लगभग बराबर होना चाहिए, ताकि अशुद्धि का परमाणु आसानी से जाके कहां पर, उस क्रिस्टल में, मतलब किसके क्रिस्टल में, निज अर्धचालक के क्रिस्टल में परमाणु को हटा के उसकी जगह में विस्थापित हो सके। और देखते बेटा, पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी क्या कह रही है। निम्न गुण होना चाहिए अशुद्धि में। अशुद्धि के परमाणुओं द्वारा निज अर्धचालकों के परमाणुओं को विस्थापित किया जाना चाहिए, जिसके लिए दोनों के परमाणु आकार लगभग समान होने चाहिए। यही बात बोला बेटा मैंने। दूसरी बात, अशुद्धि मिलाने पर निज अर्धचालकों में कोई विरूपण नहीं आना चाहिए। विरूपण मतलब बेटा उसके आकार में, उसकी ज्यामिति में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। होना क्या चाहिए कि बस शांतिपूर्वक जो अशुद्धि का परमाणु है वो निज अर्धचालक के परमाणु को हटा के उसकी जगह में बैठ जाए, ज्यामिति में कोई फर्क न लाए। अगर ज्यामिति बदल गई बेटा तो सारी कहानी बदल जाएगी। हम चाहते कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, कोई भी बेटा विकृति नहीं आना चाहिए, है ना। विरूपण मतलब विकृति या डिस्टरबेंस। कुल मिलाके बात बस इतनी सी है, आपके पास क्या था, कोई निज अर्धचालक, या बच्चों हम कोई आंतर अर्धचालक लेते हैं या शुद्ध अर्धचालक लेते हैं। ठीक है, आंतर अर्धचालक लेते हैं और इसमें कोई अशुद्धि मिलाते हैं। अर्धचालक लेते हैं और इसमें बच्चों कोई अशुद्धि मिलाते हैं। अब अशुद्धि के रूप में दो चीजें हम ले सकते हैं। अशुद्धि के रूप में बेटा हम दो तरह के तत्व लेते हैं। या तो हम लेते हैं समूह 15 के पंच संयोजी तत्व, समूह 15 के पंच संयोजी तत्व। समूह 15 के पंच संयोजी तत्व मतलब बेटा आवर्त सारणी में जो समूह नंबर 15 है उसमें है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनियो, बिस्मथ। इसमें से हम सारे नहीं लेते बेटा, फॉस्फोरस या आर्सेनिक लेते हैं अपन। ठीक है, या दूसरे तरीका है कि हम अशुद्धि मिलाएं समूह 13 के, इसमें मिला रहे हैं बेटा अशुद्धि निज अर्धचालक या आंतर अर्धचालक, मतलब बेटा समूह 14 के तत्वों में, समूह 14 के चतुः संयोजी तत्वों में, चतुः संयोजी तत्वों में अशुद्धि मिलाने जा रहे हैं अपन, है ना। मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम अशुद्धि मिलाने जा रहे हैं। समूह 15 के पंच संयोजी की मिला दें अशुद्धि, या बेटा समूह 13 के त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला दें। तो अब समूह 13 के त्रिसंयोजी, अब बेटा आपको दोनों याद रखना है, समूह का नंबर भी याद रखना है और त्रिसंयोजी और पंच संयोजी भी याद रखना है ना, तत्वों की अशुद्धि मिला सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने मान लो समूह 13 में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। लेकिन बेटा इनमें हम खास करके उपयोग में लाएंगे या तो एल्यूमिनियम का
या बच्चों इंडियम का, है ना। बाकी के हम उपयोग में नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते हैं ये बात आपको केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से पता चलेगी, अभी तो फिलहाल समझते चलिए। तो हमने किसी निज अर्धचालक में यानी समूह 14 के चतुसंयोजी तत्वों में कोई अशुद्धि यानी कि समूह 15 के पंच संयोजी तत्व या समूह 13 के त्रिसंयोजी तत्व मिलाए, इससे जो अर्धचालक प्राप्त होंगे वे कहलाएंगे बेटा मिश्रित अर्धचालक। ठीक है। अब मिश्रित अर्धचालक में जब आप समूह 15 की अशुद्धि मिलाओगे तो इसको बोलते हैं बेटा एन प्रकार के अर्धचालक, और बेटा जब समूह 13 मिलाओगे तो इसको बोलते हैं हम क्या, पी प्रकार के अर्धचालक। अब क्या होता है एन प्रकार और क्या होता है पी प्रकार, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो यहां पर बेटा मैं लिखा हूं बाह्य या मिश्रित अर्धचालकों के प्रकार। उसमें पहला है हमारा एन प्रकार के अर्धचालक। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बच्चों आपके पास क्या है, निज अर्धचालक या बेटा शुद्ध अर्धचालक या आंतर अर्धचालक, सारे नाम पता रखो आप, है ना। किसी भी नाम से खेल लिए जाए पेपर में तो हमें सब कुछ समझ में आना चाहिए। निज अर्धचालक यानी क्या है बेटा, चतुः संयोजी तत्व, चतुः संयोजी तत्व। इसमें आप मिलाना क्या चाह रहे हो बेटा, इसमें बच्चों हम मिलाना चाह रहे हैं पंच संयोजी तत्व यानी कि समूह 15 की अशुद्धि, समूह 15 या हम लिख लें ब्रैकेट में क्या बेटा, पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि, संयोजी तत्वों की अशुद्धि। ठीक है, अशुद्धि तो मिलाना है, लेकिन जब आप क्या करोगे बेटा, जब आप किसमें, निज अर्धचालक में यानी चतुः संयोजी तत्व में, इसका मतलब बेटा सिलिकॉन या जर्मेनियम में किसकी अशुद्धि मिलाओगे, समूह 15 यानी कि पंच संयोजी यानी फास्फोरस या बेटा आर्सेनिक की अशुद्धि जब मिलाओगे तो इससे जो अर्धचालक प्राप्त होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक। अब ये एन प्रकार क्यों कहते हैं मैं तो ये भी बताऊंगा बेटा, बस आप ध्यान से समझते चलो, है ना। पहले हम सारी बातें डिटेल में इसकी कर रहे हैं, फिर बाद में करेंगे पी टाइप की, है ना। मान के चलो मेरे पास कोई सिलिकॉन का ये बेटा एक क्रिस्टल है जिसमें सिलिकॉन का प्रत्येक परमाणु 4 सह संयोजी बंध बना करके उपस्थित है। ये बात बेटा हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये चारों सह संयोजी बंध बना के ऐसा बेटा सिलिकॉन रह रहा है। अब आपने इसमें मान के चलो बच्चों फास्फोरस की अशुद्धि मिलाए। अब अशुद्धि मिलाना मतलब बच्चों ऐसा नहीं है कि किलो भर के अशुद्धि मिला दी है हमने, बिल्कुल थोड़ी सी अशुद्धि मिलाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप ढेर सारी अशुद्धि मिला दोगे तो उससे कुछ होगा, आपको थोड़ी सी अशुद्धि मिलाना है। मैं आपको बता रहा हूं लगभग बेटा 10 की घात 1 सिलिकॉन परमाणु में कितना मिला रहे हैं हम, 10 की घात 8 सिलिकॉन परमाणु में कितनी अशुद्धि मिला रहे हैं बेटा हम, तो सर हम मिला रहे हैं एक फास्फोरस परमाणु, इतना मिला रहे हैं मात्र। अच्छा एक बात और कि जब हम इसमें एक फास्फोरस का परमाणु मिला रहे हैं तो हमने बोला कि फास्फोरस का परमाणु सिलिकॉन के परमाणु को बेटा हटा देगा और उसकी जगह में खुद विस्थापित हो जाएगा। अब फास्फोरस में तो लेकिन बेटा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें तो सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते, पंच संयोजी बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। अब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया बेटा। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है बेटा, ऋण यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव को एन बोलते हैं इसलिए इसको हम बोल रहे हैं एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। चलिए ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पांचवा इलेक्ट्रॉन आया है बेटा, ये क्योंकि बंध नहीं बनाया, इसने बंध नहीं बनाया मतलब कि ये पहले से ही स्वतंत्र है, पहले से ही स्वतंत्र है, इसीलिए ये इत्तू सी बिल्कुल बेटा चिन्नी सी ऊर्जा प्राप्त करके कहां चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा। बिल्कुल चिन्नी सी बेटा ऊर्जा प्राप्त करके कहां चला जाएगा, ये चालन बैंड में चला जाएगा। इसके कारण चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी,
यानी कि बेटा चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या होगा बेटा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से यहां पर चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से चालकता बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी चालकता में मुख्य रूप से जिम्मेदार है ये बढ़ा हुआ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि बेटा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव एन से चालू होता है, इसलिए इसको हम एन प्रकार का अर्धचालक कह रहे हैं। दो चार बातें करते हैं बेटा। पहली बात तो सर हमने अशुद्धि मिलाए क्यों, जब मेरा काम सिलिकॉन या जर्मेनियम से बढ़िया चल रहा था सर, तो हमने अशुद्धि क्यों मिलाए। तो पहले दो बात सुनो बेटा। पहली बात क्या है कि जो आपके निज अर्धचालक होते हैं, निज अर्धचालकों में जो निज अर्धचालकों में जो इलेक्ट्रॉन मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं बेटा, वो बहुत कम संख्या में होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा होल, या आप लिखो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा होल, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा होल कैसे होते हैं बेटा, बहुत कम संख्या में होते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं। ठीक है, अब बहुत कम संख्या में है तो इससे क्या होगा, होने के कारण, क्योंकि ये बहुत कम है इसीलिए इनकी चालकता बहुत कम होगी, एक कारण इनकी चालकता बहुत कम होगी बेटा, चालकता बहुत कम होगी। अब क्योंकि चालकता बहुत कम है इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित ये नहीं करेंगे। कौन, निज अर्धचालक। लेकिन जब इस निज अर्धचालक में हमने कोई अशुद्धि मिलाए तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण बेटा ये आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित और अच्छे से करेगा, मतलब चालकता बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके लिए हम एक और बात समझते हैं, यानी कि इसका ऊर्जा बैंड आरेख। तो पहले था बच्चों ऐसा कोई चालन बैंड, और ये था अपना संयोजी बैंड। इनके बीच में कुछ ऊर्जा का अंतर हुआ करता था, और सिलिकॉन के लिए अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो ये जो ऊर्जा का अंतर था, जिसे बेटा हमने नाम दिया था क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी डेल्टा ईजी है, सिलिकॉन के लिए कितना है सर, ये होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वहीं वहीं बेटा जो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा रह गया, क्योंकि ये इन्हें बंद नहीं बनाया, बंद नहीं बनाया बेटा, मतलब इसकी ऊर्जा ज्यादा है। जब तक बेटा कोई भी इंसान हो चाहे इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बनाता, तब तक उसकी ऊर्जा ज्यादा रहती, बहुत एनर्जी रहती है। आप फर्क देख लोगे बेटा, बंद बनाए हुए इंसान में और ना बनाए हुए, नहीं बनाने वाले की चमक अलग दिखेगी, ऊर्जा अलग दिखेगी, और जो बनाया है बेचारा हमेशा दुखी, परेशान, टेंशन में फोन के साथ उलझा हुआ दिखाई देगा। हाँ बेटा, तो चलिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा आया फास्फोरस का, ये क्या बेटा, इसकी ऊर्जा पहले से ही ज्यादा है। कितनी है सर, हम बोल रहे हैं बेटा ये लगभग यहां कहीं है। ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का पहले से ही स्वतंत्र है, जिसने बंद नहीं बनाया, इसने ये क्या कर रहा है बेटा, फास्फोरस इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। किसको, सिलिकॉन के इस क्रिस्टल को बेटा, किसको दान कर रहा है, सिलिकॉन के इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है बेटा। मतलब कि ये जो परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, इसे हम कहते हैं दाता परमाणु, और ये जो ऊर्जा स्तर है बेटा, इसे हम नाम देते हैं दाता ऊर्जा स्तर। ठीक है बेटा, दाता ऊर्जा स्तर। और ये जो दाता ऊर्जा स्तर में जो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये बेटा बिल्कुल चिन्नी सी ऊर्जा, कितनी सर, ये जो चिन्नी सी ऊर्जा का अंतर है बेटा, ये है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल बेटा चिन्नी सी ऊर्जा है ना, तो बिल्कुल तनिक सी ऊर्जा प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहां, चालन बैंड में चला जाएगा। और जैसे ही बच्चों चालन बैंड में गया तो ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और सर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से क्या होगा, चालकता बढ़ेगी, धारा आसानी से प्रवाहित होगी। ठीक है बेटा, और सुनते हैं
अच्छा, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन के जाने से होल बना? होल बना क्या? नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं बना सर? होल तो बेटा संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता तब बनता, ये तो यही के यही चला गया, तो यहां तो कोई खास होल नहीं बना। मतलब मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि यहां होलों की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी बेटा? ज्यादा है। ठीक है, होलों की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। कहने का मतलब मेरा यह है बच्चों कि एन प्रकार के अर्धचालकों में क्या होगा बेटा? जो Ni है, मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये बहुत 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 ज्यादा होगा NH से, यानी कि होल घनत्व से। क्यों सर? क्योंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है, किससे? होलों की संख्या से। क्यों है? चलो वो और थोड़ा और बातें करते हैं बेटा। तो यहां पर क्या हुआ, होल बन गए। जब कुछ एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से भी गए ना, ऐसा थोड़ी इसी के गए, कुछ एक तो यहां से भी गए बेटा, तो इनके कारण थोड़े बहुत होल तो है ही और थोड़े बहुत स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि पुनर्योजन भी होता है, ऐसा थोड़ी कि केवल इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा, आएगा भी तो देख, जाने वाले यहां से मान ले 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन गए, आने वाले तो बेटा और ज्यादा है, यानी कि होलों की संख्या में हमेशा इलेक्ट्रॉन आएंगे ही, यानी कि होलों की संख्या कम रहेगी। समझे कि नहीं? देखे, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो 5 होल है, लेकिन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन 5 नहीं है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यहां से जाने वाले भी और यहां से भी तो जाने वाले, यानी कि बेटा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, होल की संख्या कम है। और इस कारण से धारा मुख्य रूप से किसके कारण प्रवाहित हो रही बेटा? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण। निज या अंतर अर्धचालक में धारा दोनों के कारण लगभग लगभग बराबर थी। वैसे तो बेटा होल की हमेशा कम होती, लेकिन मान लो कि होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी, इसलिए धारा दोनों की बराबर थी। हाँ, चालकता तो दोनों के कारण बराबर थी, पक्की बात। चालकता दोनों के कारण मतलब बेटा होल के कारण और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण बराबर बराबर थी। लेकिन यहां पर होल के कारण जो चालकता है वो बहुत कम है। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? होल के कारण चालकता बहुत कम है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता बहुत ज्यादा है। इस बात को हम बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं कि एन प्रकार के अर्धचालकों में देखो, थोड़ा सा बेटा किताबी लैंग्वेज भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में तो बोर्ड वगैरह में बेटा यही चलेगी। तो अर्धचालकों में मुख्य धारा वाहक, ये बेटा अपन ऐसा बोले, धारा वाहक बहुसंख्यक, धारा वाहक बहुसंख्यक। बहुसंख्यक कौन है बेटा? अधिक संख्या में कौन है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है ना, बहुसंख्यक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा धारावाहक अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है बेटा, कौन है? ये है कौन? होल। अल्पसंख्यक होल होते हैं। बढ़िया बात है बेटा, याद रखने लायक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये हुए हमारे एन प्रकार के अर्धचालक। कुल मिलाकर बेटा दो चार बातें मोटी मोटी हैं कि एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए हम चतुर्थ संयोजी यानी कि समूह 14 के तत्वों में पंच संयोजी यानी कि समूह 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, जिससे क्या होता है बेटा? स्वतंत्र, जब हम समूह 15 की अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें बाह्य को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है और यह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इतनी सी बेटा चिन्नी सी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त करके चालन बैंड में चला जाता है और चालकता को बढ़ा देता है। और एन प्रकार के अर्धचालकों में धारा प्रवाहित करने के लिए, चालकता के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होते हैं बेटा? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जबकि होल जो होते हैं ज्यादा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। ये बेटा होल है ना, थोड़ा सुधार देता हूं मैं, होल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और अब बात करते हैं बेटा पी प्रकार के अर्धचालकों की। लेकिन पी प्रकार के अर्धचालक बताने के पहले थोड़ी सी बात बेटा मैं आपको बताता हूं निज या आंतर अर्धचालक के बारे में। एक छोटी सी और बात देखो, है ना, छोटी सी बात। मान के चलो सिलिकॉन
ये निज अर्धचालक की बात बता रहा हूं बेटा। ये क्या है, हमें अगले लेक्चर में जो डेरिवेशन करना है उसके लिए मैं बेस बना के आपको दे रहा हूं, ताकि आपको सारी कहानी पहले से पता हो और आगे का काम हम फटाफट करते चले जाएं। तो ऐसा सिलिकॉन है सर। ये सिलिकॉन क्या हो रहा है, आ रहा है, सॉरी, जैसे ही ऊष्मीय प्रक्षोभ हुए, ताप बढ़ा, तो ये जा रहा है कहां, चालन बैंड में। ठीक है, चालन बैंड में चला गया बेटा। अब हुआ क्या, हमने इसमें एक विभवांतर लगाया। विभवांतर बेटा मतलब कि एक बैटरी से जोड़ दिए सिलिकॉन के क्रिस्टल को। यहां पर हमने धन विभव लगाया, यहां पर बेटा हमने ऋण विभव लगाया। धन एक तरफ, ऋण एक तरफ, तो बेटा यहां पर एक विद्युत क्षेत्र आ गया जो कि धन से ऋण की ओर है। अब जब विद्युत क्षेत्र आया तो इलेक्ट्रॉन पे जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, ये बेटा चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन गया था उस पर एक बल लगेगा। बल किस तरफ लगता है बेटा, इलेक्ट्रॉन में विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो ये इलेक्ट्रॉन था बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां भागेगा, ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यहां भागेगा। हाँ, एक बात और, जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो यहां क्या बन गया बेटा, यहां पर तो सर बन गया है होल। ये होल बन गया है ना, इसको भी ध्यान देंगे, अभी देखते हैं हम। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जब यहां भागेगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में भागता है उसके कारण जो धारा होती है वो उसके विपरीत दिशा में, मतलब इस स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण बच्चों कुछ धारा आएगी जिसको हमने आई ई लिखा। अब देखिए, अगर होल है तो होल को मैं एक धन आवेश की तरह मान लेता हूं, बोल रहा हूं बेटा। मैंने बता चुका हूं इसके पहले के लेक्चर में कि ये धन आवेश होता नहीं है, बस मानते। तो मैंने इसको एक धन आवेश मान लिया। तो ये किस तरफ, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ भाग रहा है तो ये धन आवेश बेटा इसके विपरीत, मतलब कि ये होल जो है, होल जो है बच्चों ये भागेगा इस तरफ। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहां भाग रहा था, इधर। होल भागेगा इधर। होल मतलब धनावेश, और धनावेश जिस तरफ भागता है धारा उसी तरफ जाएगी, मतलब कि ये जो धारा जाएगी होल के कारण वो इसी तरफ रहेगी। तो कुल मिला के नेट विद्युत धारा या परिणामी विद्युत धारा, परिणामी आई बराबर क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा आ रही है वो धन, होल के कारण जो धारा आ रही है वो। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना है ना, ये हमें काम पड़ेगा। हाँ, ये बात एक और है कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा होती बेटा वो तो हमेशा ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा है ये हमेशा ज्यादा होती होल के कारण धारा से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भागना आसान है, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागता है, होल तेजी से नहीं भागता। क्यों बेटा, होल तो भागते नहीं है एक्चुअल में। जब बंध टूटेंगे, जैसे मान लो कोई बंध यहां का टूटा, ये जो बेटा ये जो संयोजी बंध है, जब ये टूटेगा तब यहां का इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, और जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा इधर तो यहां पर आ जाएगा बेटा होल। पहले होल इधर था, फिर होल इधर चला गया, फिर होल ऐसे 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 होल आगे बनते जाएंगे। हम बोलने को बोल देते ही होल इस तरफ भाग रहा है, लेकिन भागता नहीं है बेटा, है ना। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो होल उस तरफ जाएगा, ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस तरफ है तो इसकी धारा इस तरफ, और बेटा होल का प्रवाह इस तरफ है तो होल की धारा इस तरफ, और मुख्य धारा ये। तो क्योंकि होल का प्रवाह धीरे होता है, क्यों होता है सर, क्योंकि बंध इतने जल्दी जल्दी थोड़ी टूटते हैं बेटा, बंध देर से टूटते, तो बंधों के टूटने में समय लगने के कारण होल का प्रवाह धीरे धीरे होता है, और होल का प्रवाह धीरे धीरे होने के कारण इसके कारण जो धारा है वो कम होती है। चलिए खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। ये एन प्रकार के बारे में हमने सारी सब बातें कर ली बेटा। अब हम बात करना चाह रहे हैं पी प्रकार के अर्धचालकों की, है ना। चलिए फिर से यहां पर देखते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। तो बच्चों क्या होंगे पी प्रकार के अर्धचालक, समझते हैं इस बात को और अच्छी अच्छी बातें करेंगे बेटा हम। तो हमने क्या बोला, हमारे पास सर कुछ निज अर्धचालक थे। देखिए मैं पूरी बात जब भी कर रहा हूं तो चीजों को लिख भी रहा हूं और बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं ये नहीं कि पी प्रकार वहां तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, मैं चाहूं तो यहां डायरेक्ट आगे बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुन सुन के ही आपको याद हो जाए। निज अर्धचालक थे बेटा, मतलब कौन थे, चतुः संयोजी तत्व थे। कौन थे बेटा, चतुः संयोजी तत्व। कहने का मतलब कौन थे, कार्बन नहीं 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 सर, कार्बन नहीं, सिलिकॉन था, और कौन था बेटा, जर्मेनियम था। अच्छा कार्बन क्यों नहीं है सर, चलो बेटा बता ही देता हूं। अब वो बात आपको पता चल चुका है कि सिलिकॉन में क्या खासियत थी, क्यों ये अर्धचालक की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन बेटा इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब ताप बढ़ेगा तो ऊष्मीय प्रक्षोभ से ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं बेटा। क्यों नहीं जाएगा सर,
ये इसीलिए नहीं जाएगा बेटा क्योंकि कार्बन कार्बन के जो बंध हैं ये बहुत मजबूत होते हैं, और कार्बन कार्बन में मजबूत बंध होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय प्रक्षोभों के बाद भी चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जाता है, बंध नहीं टूटते हैं, इसलिए ये अर्धचालक की भांति व्यवहार नहीं करता है। चलिए आते हैं फिर से मुद्दे की बात पर। बार बार बेटा हम भटक जाते हैं क्योंकि मैं सारी बातें एक एक करके बीच बीच में लाके बता रहा हूं। अर्धचालक में हमने क्या मिला है इस बार मिला है बेटा समूह 13 की अशुद्धि, समूह 13 के तत्व की अशुद्धि मिला है बेटा। समूह 13 के तत्व की अशुद्धि कहने का मतलब हमने मिला है इसमें या तो एल्यूमिनियम या बेटा पहले ऐसा लिखो त्रिसंयोजी अशुद्धि है ना। क्या मिला है इस बार हमने त्रिसंयोजी अशुद्धि। और जब बच्चों त्रिसंयोजी अशुद्धि हमने मिलाए तो क्या हुआ बेटा, तो हुआ ऐसा कि आपने क्या मिला है, मान लो एल्यूमिनियम या इंडियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम या इंडियम मिलाने से क्या हुआ, चलिए देखते हैं, अपन देखना चाहते हैं। जैसे हमने देखा था कि अभी सिलिकॉन का क्रिस्टल था, उसमें बेटा हर एक सिलिकॉन परमाणु 4 सहसंयोजी बंध बना करके इस प्रकार से बैठे थे, ठीक है, बैठे थे, बढ़िया बेटा। लेकिन आपने समूह 13 की अशुद्धि, अशुद्धि बहुत ज्यादा नहीं मिलाते बेटा, बिल्कुल तनिक सी मिलाते, लगभग हम 10 की घात 4 मतलब बेटा 10,000 सिलिकॉन परमाणु में कितनी मिला रहे हैं बेटा, एक एल्यूमिनियम परमाणु, इतनी सी अशुद्धि मिलाते हैं नाम मात्र की, ठीक है। तो इतनी सी अशुद्धि मिलाए बेटा, तो क्या हुआ चलिए देखते हैं। जब हमारा सिलिकॉन था सर, तो हर एक सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, ठीक है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम मिलाया तो एल्यूमिनियम का एकाध परमाणु सिलिकॉन की जगह में आ गया बेटा, ये आ गया एल्यूमिनियम सिलिकॉन की जगह में आ गया। लेकिन सर ये तो त्रिसंयोजी है, मतलब इसके बाह्य कोश में बेटा 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। 3 ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहां बन गया क्या बेटा, ये बन गया होल। और अब होल के कारण विद्युत धारा ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होगी, यानी कि बेटा चालकता अधिक होगी। तो देखिए जब हमने एन प्रकार का बनाए थे तो चालकता अधिक हुई थी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब बेटा ऋण आवेश के कारण, मतलब एन टाइप अर्धचालक, ऋण आवेश नेगेटिव एन टाइप। यहां पर चालकता बढ़ रही होल के कारण, होल को मैं एक धनावेश मान रहा हूं बेटा, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब बेटा पी टाइप अर्धचालक। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए होल का निर्माण होने के कारण चालकता बढ़ गई। कैसे बेटा, इसके लिए हम थोड़ा सा चालकता कैसे बढ़ती है इस बात को समझने के लिए हम ऊर्जा बैंड आरेख भी बना लेते हैं। ये हो गया इसका संयोजी बैंड, और सॉरी बेटा चालन बैंड, और मान लो यहां कहीं है संयोजी बैंड, ठीक है। ये है संयोजी बैंड, और ये है बेटा क्या, चालन बैंड। और इनकी ऊर्जा में अच्छा खासा अंतर है। सिलिकॉन के लिए ये अंतर होता है बच्चों 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अंतर को बच्चों हम डेल्टा ईजी लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब होता क्या है सर, देखिए बेटा ये जो एल्यूमिनियम है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, सिलिकॉन था बेचारा तो उसके पास 4 थे, इसके पास 3 ही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसीलिए इस एल्यूमिनियम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु। और इस इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु की ऊर्जा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु की ऊर्जा बिल्कुल तनिक सी ज्यादा होगी, किससे, संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा से। ये जो अलग से ऊर्जा स्तर बनाया बच्चों, ये किसका है, ये इसे हम बोलेंगे ग्राही ऊर्जा स्तर। क्या बोलेंगे बेटा, ग्राही ऊर्जा स्तर। ये जो ग्राही ऊर्जा स्तर है ये किसका बेटा, इस एल्यूमिनियम का, और इसके पास तो सर एक होल है। बिल्कुल सही बात बेटा, होल है। तो होल है, अभी क्या होना पड़ रहा था कि हमारे इलेक्ट्रॉन को कहां जाना पड़ रहा था, सीधे सीधे बेटा बेचारे को कहां जाना पड़ रहा था, चालन बैंड तक जाना पड़ रहा था।
और इसके लिए ऊर्जा ज्यादा लग रही थी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे थे बेटा। लेकिन अब एक नई व्यवस्था बन गई, इलेक्ट्रॉन चाहे तो अब बिल्कुल तनिक सी ऊर्जा प्राप्त करके होल में पहुंच जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति अब होल तक बड़े आसानी से हो जाएगी। कितनी ऊर्जा प्राप्त करके सर? बेटा ये जो ऊर्जा होगी ये बहुत बिल्कुल बेटा चिन्नी सी ऊर्जा होगी, ये होगी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी सी ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन बेटा अब कहां जा सकता है? चालन बैंड में ना जाकर के सीधे होल में जा सकता है, ग्राही ऊर्जा स्तर के होल में। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाता तो बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही थी, बेचारे के पास कम ऊर्जा है तो चल भाई तू यहीं के होल में आ जा। पहले समझो बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन थे जो यहां जा पा रहे थे। कौन बेटा? जिनके पास बहुत पैसा था, जो अमीर लोग थे, वो बेटा विदेश घूमने जा रहे थे। लेकिन हमने क्या किया? हमने बेटा अपने इंडिया में ही एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना लिया। उससे क्या हुआ कि ठीक है भाई हम विदेश तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे जो गरीब लोग हैं बेचारे इंडिया में ही कहीं चले जाएंगे थोड़ा सा पैसा खर्चा करके। तो अब क्योंकि इनका आना जाना होने लगेगा, इससे धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्या सर यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी? नहीं नहीं बेटा, काय की संख्या बढ़ी? होल की संख्या बढ़ी। यानी हम बड़े आराम से ये बात अब समझ चुके हैं कि जो हमारे पी टाइप अर्धचालक होते हैं, पी टाइप बोलो बेटा या पी प्रकार बोलो, देखो हिंदी में इतना तो लिख देता है कभी कभी, है ना, टाइप भी लिख देता है। पी टाइप अर्धचालक में क्या होगा बालक? होगा ऐसा बेटा कि होलों की जो संख्या है, या बेटा हम बोल सकते हैं होल घनत्व जो है बहुत अधिक होगा। किससे? इलेक्ट्रॉन घनत्व से। किससे अधिक होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन घनत्व से। क्यों सर? यहां तो एक ही होल बना, तो फिर कैसे होल घनत्व अधिक है वो भी बता दो। तो होगा क्या बच्चों? देखिए, जब ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन केवल बेटा यहीं जा रहा है, यहां भी तो कुछ एक जा ही रहे थे पहले से, ये निज अर्धचालक था, मतलब थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन तो पहले से जा ही रहे थे, और यहां पर थोड़े बहुत होल पहले से भी थे। तो यहां पर बेटा मान लेते 5 होल पहले से थे, ये 5 होल बेटा पहले से थे, और यहां पर 5 स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पहले से थे। अब क्या हो गया सर? ये हो गया बेटा वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, लेकिन यहां होलों की संख्या ज्यादा है। तो होलों की संख्या ज्यादा होने के कारण अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस भी आएंगे तो भी हमेशा कुछ होल तो बचे ही रह जाएंगे। यानी होलों की संख्या हमेशा बहुत ज्यादा रहेगी। किससे बेटा? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या से। इस बात को हम अपनी किताबी भाषा में लिखें बेटा तो क्या लिखेंगे कि पी टाइप के अर्धचालक में, या बेटा पी प्रकार के अर्धचालकों में, पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या होता है बच्चों? होल जो होते हैं, होल बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। बहुसंख्यक धारावाहक, जबकि जो आपके तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कम संख्या में है, इसीलिए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक धारावाहक होते हैं। ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बातें बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझते चलो। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या होता है और कैसे इनमें चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि होलों की संख्या बढ़ती है। होल मतलब बेटा धनावेश, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पी से चालू होता है, इसलिए नाम रख दिया हमने पी प्रकार के अर्धचालक। अब बेटा बात मैं कर रहा हूं, बस लास्ट के 5 मिनट है, ध्यान से समझिए, इतनी बात समझे बेटा। बोर्ड परीक्षा के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम उठा के लाए हैं। पहला प्रश्न है बेटा आंतर तथा बाह्य अर्धचालकों में अंतर। बोर्ड परीक्षा में बेटा बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न है, और ध्यान से आप देखेंगे जो बातें मैंने अभी समझाया हूं वही बातें बेटा यहां उठ के चली आएंगी, है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आंतर अर्धचालकों में क्या होता है। तो पहली बात, आंतर अर्धचालक शुद्ध अर्धचालकों को
आंतर अर्धचालक कहते हैं। ठीक है बेटा, शुद्ध अर्धचालक आंतर अर्धचालक कहलाते हैं। आंतर अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने पर बनने वाले अर्धचालक बाह्य अर्धचालक, ये बता चुका हूं बेटा मैं, पहला पॉइंट। दूसरा देखते हैं, इनमें इनमें बेटा आंतर अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होलों की संख्या बराबर होती है। आंतर अर्धचालक में बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होलों की संख्या बराबर होती है, और जबकि बेटा बाह्य अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होलों की संख्या बराबर नहीं होती। एन प्रकार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, पी प्रकार में मुक्त इलेक्ट्रॉन बेटा कम होते, होलों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, फिर इनकी चालकता अपेक्षाकृत कम होती। क्यों होती? क्योंकि होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन कम कम होते हैं, और इनकी चालकता अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती। बेटा अधिक लिखा हूं मैंने, आप बहुत अधिक लिखो, हजारों गुना बढ़ जाती है। फिर इनमें धारा का प्रवाह सहसंयोजी बंधों के टूटने के कारण होता है। क्यों बेटा? टूटेगा बंध तभी तो वो चालन बैंड में जाएगा। इनमें धारा का प्रवाह मुख्यतः स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होल जोड़ों की उत्पत्ति के कारण होता है। अब बेटा इसमें आप उदाहरण और जरूर लिख लेना, उदाहरण लिख लोगे तो बढ़िया होगा। उदाहरण के रूप में यहां पर हम लिख ले समूह, ये जरूर लिख लेना है ना, समूह 14 के तत्व, या बेटा चतुः संयोजी तत्व, चतुः संयोजी तत्व। और यहां पर लिख लेना उदाहरण के तौर पर वही चतुः संयोजी कौन कौन है बेटा, यहां लिख लेना आप सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहां पर लिख लेना बाह्य अर्धचालक, इसमें तो बेटा आप एन टाइप और पी टाइप के एक एक उदाहरण चाहो तो लिख दो। मतलब सिलिकॉन के साथ हमने मिला दिया फास्फोरस या बेटा आर्सेनिक, और हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम ले लो दूसरी बार, एक ही एक लिखेंगे मजा नहीं आएगा, तो हमने जर्मेनियम के साथ मिला दिया बच्चों क्या, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये उदाहरण आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। बहुत आसान है बेटा, जितना मैंने समझाया वही वही बातें अंतर के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिए क्या अंतर है इनमें। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे एन प्रकार के अर्धचालक। इन्हें शुद्ध अर्धचालकों में, मतलब बेटा निज अर्धचालकों में पंच संयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। इन्हें शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे बेटा, इनमें बहुसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें बहुसंख्यक धारावाहक होल होते हैं, इनमें अल्पसंख्यक धारावाहक होल होते हैं, इनमें अल्पसंख्यक धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, और बेटा इनमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व की तुलना में बहुत, इनमें होल घनत्व देखे, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व देखे। ठीक है, इनमें दाता ऊर्जा स्तर की ऊर्जा चालन बैंड से थोड़ी सी कम होती है, जबकि बेटा इनमें ग्राही ऊर्जा स्तर की ऊर्जा संयोजी बैंड से थोड़ी सी अधिक होती है। मैंने बैंड आरेख में बेटा सारी बातें बता रखा हूं। इसमें भी आप लास्ट में उदाहरण जरूर लिख लें बेटा। इसमें क्या है, सिलिकॉन में हमने मिला है फास्फोरस, इसमें क्या है, सिलिकॉन में हमने मिलाया बच्चों क्या, एल्यूमिनियम। तो इस तरह से बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था इस चैप्टर का, जिसमें हमने अर्धचालकों के प्रकार और उनके भी प्रकार, एन प्रकार पी और पी प्रकार के बारे में बेटा सारी बातें कर ली, बहुत सारी। आप इनको बढ़िया से नोट्स में नोट कर लीजिए, और बेटा बढ़िया से थोड़ी बहुत चीजें याद कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे बेटा, जो बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है और नीट वगैरह में उसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।